हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार 12th में हैं और आपको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो रामबाण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक और वायरल पेपर। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा, किस चैप्टर से आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये 22 फरवरी का एक वायरल पेपर है हिंदी का। तो अगर आपका भी टारगेट है कि हम हिंदी में 100 में 99 लेकर आए तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अब आप लोग कहेंगे सर 100 में 99, हम तो सोच रहे हैं 90 या 92 आ जाए बहुत है। देखिए हमेशा अपने सोच को ऊपर रखना चाहिए, आपका लेवल हमेशा ऊपर होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जो हिंदी का पेपर लेकर आया हूं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका हिंदी का पेपर जो है कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस आए और आपके बोर्ड एग्जाम में आप हिंदी में 95% 99 लेकर आए। और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको पेपर कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे अनुक्रमांक रहेगा, मतलब आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, नाम, ठीक है। 2024 सामान्य हिंदी 801 FE ये आपका पेपर कोड रहेगा, मतलब पेपर में एक कोड दिया जाता है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। फिर आपके पास टाइम तो जानते हैं भाई, टाइम बहुत है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट और आपका पूर्णांक जो होगा 100 मार्क्स का होगा, यानी कि आपके हिंदी का पेपर जो है वो 100 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर कैसा आपका पूरा पेपर आएगा, पूरे पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। इस वीडियो को बस आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सारे क्लासेस आपको डेली मिलते रहे, ठीक है। फायदा आप ही का है, ठीक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले खंड का हमारा रहेगा। हमारा जो हिंदी का पेपर है 2 खंड में डिवाइड होता है, खंड का और खंड खा। खंड का 50 नंबर का, खंड खा भी 50 नंबर का। खंड का में आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य होते हैं। और खंड खा में संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध होता है, ठीक है। सबसे पहले खंड का की बात करें तो सबसे पहले आपको हिंदी गद्य साहित्य के 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर आपको हिंदी पद्य साहित्य के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव। हिंदी पद्य साहित्य में टोटल आपको 10 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के पहले दिए जाएंगे। फर्स्ट का देखिए, जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, वो आप ही लोगों के लिए होता है। देखो हरिशंकर परसाई की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है। आपके 12th में इनका चैप्टर भी है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 3rd। तब की बात और थी, ये जो है हमारे हरिशंकर परसाई जी की रचना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके जितने भी कवि और लेखक हैं उनका जीवन परिचय पढ़ लो, उनकी रचनाओं को पढ़ लो, ये नंबर आपके कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये देखिए, वारिस कहानी संग्रह है। वारिस किसकी रचना है, एक नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। फर्स्ट है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, सेकंड है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, थर्ड है मोहन राकेश का, फोर्थ है अज्ञे का। तो भैया जो वारिस है ये हमारे मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब गा देखिए, आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है। देखिए कालिदास की लालित योजना ये एक आलोचनात्मक रचना है, बट इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। फर्स्ट है हरिशंकर परसाई, सेकंड है मोहन राकेश, थर्ड, इसको थर्ड कर दीजिएगा, थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कालिदास की लालित योजना को हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे जो ये लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हमारे 12th में हैं। तो इनका आप जीवन परिचय पढ़िए, इनकी रचनाओं को पढ़िए, आपके ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ देखो, संस्मरण विधा की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो संस्मरण विधा की रचना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। घा का कौन सा आंसर सही होगा, दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण विधा की रचना है, इसको ध्यान रखिएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का शायद है, ठीक है। अंगा नंबर क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमारे 12th में हैं।
इनका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। इनकी रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वाग्धारा जो है इन्हीं की रचना है। तो मैं आपको कहता रहता हूं कि जो हमारे कवि लेखक हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, उन्हीं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ज्यादातर आते हैं। तो 5 नंबर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, यानी कि जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य के, वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड वन इज क्या है, देखिए इसमें फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे बट हिंदी पद्य साहित्य से रहेंगे। देखो कामायनी में सर्गों की संख्या है, कामायनी जो है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी किसकी रचना है बताइए जल्दी? जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना बहुत ही फेमस रचना है, महाकाव्य है कामायनी। इसमें कितने सर्ग हैं आपको बताना है, तो भैया इसमें 15 सर्ग हैं। थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। खा देखो वैदेही वनवास के रचयिता हैं, ये भी जो इसके लेखक हैं वो आप में चैप्टर है। इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी, और इन्होंने आपके 12th में हिंदी पद्य में पवन दूती का चैप्टर को इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये आपका 4th ऑप्शन राइट होगा। गा देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ जल्दी बताओ? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1959 में। देखिए ये तार सप्तक नहीं है, ये तीसरा सप्तक है। अगर तार सप्तक होता तो हम 1943 लगाते, लेकिन यहाँ पे तीसरा सप्तक है। घा देखिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बताइए किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उनकी रचना जो आपका कला और बूढ़ा चांद है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, ठीक है। क्योंकि ये हमारी महान कवित्री हैं और इनको पुरस्कार मिलना बहुत जरूरी, तो काफी ज्यादा पुरस्कार इनको दिए गए थे। अंगा नंबर रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है? तो आंख मूंद कर आपको लगा देना है भैया, परशुराम की प्रतीक्षा, ये उन्हीं की रचना है। तो इसमें देखिए हिंदी पद्य साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और ये खा वाला 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही थे, मतलब उन कवि के थे जो आपके 12th में हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो पढ़ लो जीवन परिचय, एकदम मैं याद करने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, याद उन्हीं को कीजिए जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन पढ़िए, कुछ सीखेंगे पढ़ने से, ठीक है। तो ये आपके टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में। ये 10 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है, इजी वन। सबसे इजी क्यों है, मैं किस लिए इसको इजी बता रहा हूं? देखो इसमें आपको सिर्फ गद्यांश को पढ़ना होता है, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका आंसर देना होता है। और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं पता तो अथवा भी लगा होता है, दूसरा गद्यांश दिया जाता है। इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और हिंदी में कुछ है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना है, हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे, आपको हिंदी में मैं 99 दिलवा कर रहूंगा। 100/100 आपके ऊपर है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी सारी चीजें तो आप 100/100 ला सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। थर्ड देखिए इसको पढ़िए गद्यांश को और इसके नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। भाई पृथ्वी कितनी भी हो, अगर उसमें लोग ही नहीं रहेंगे, हम लोग रहेंगे ही नहीं, तो राष्ट्र कैसे बनेगा? वो तो पृथ्वी रह जाएगी, ठीक है। तो बिना जन के, बिना लोगों के राष्ट्र का होना असंभव है, राष्ट्र का स्वरूप असंभव है। देखिए माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं, इसका हिंदी होगा। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र के अंकुर उत्पन्न होते हैं। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से है, पहले आपको पहचानना होगा। ये राष्ट्र बार बार आया है, ट्रिक देखिए, राष्ट्र आया, यहाँ पे पृथ्वी जन आया, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से राष्ट्र आया। देखिए आपको गद्यांश दिए जाते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक्स भी, आपको कुछ ऐसे कीवर्ड दिए जाते हैं जिनकी सहायता से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आखिर ये किस पाठ से और इसके लेखक कौन है। और आपको एक काम करना है, पाठ और लेखक का नाम याद रखना है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, उपरीत गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। काम खत्म।
ठीक है, मैंने किस तरह से गद्यांश सॉल्व करते हैं, पद्यांश, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। सर्च करो, पीछे शुभम लेक्चर लगाओ, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। दूसरा, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है? तो देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है, ये देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो लेखक ने मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को राष्ट्र का दूसरा अंग कहा है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट, हम 2-2 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं, कितना इजी है। थर्ड, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। सीधा सीधा आंसर लिखा है, कुछ नहीं करना। चौथा, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? तो देखिए यहाँ पे, जन के हृदय में, देखिए ये भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। लिख दो। पांचवा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या कर दो, अपनी भाषा में। आप खुद एक राइटर समझ लीजिए हैं, क्योंकि आप खुद कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको हिंदी लिखना आता है तो। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसमें, ये 10 नंबर हमारे फ्री के होते हैं भाई, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, नहीं पता भैया तो अथवा लगाए। देखो, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय है, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूस का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम में मिट गई। भाई किस चैप्टर का, जल्दी से बताओ। अशोक ट्रिक है इसमें, अशोक आया है, अशोक के फुल चैप्टर का है। क्या करना, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, लिख दो आंसर इसी में से ढूंढकर, 10 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। क्या है गद्यांश? कुछ नहीं है गद्यांश। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई। एक मैंने बता दिया विस्तार से, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिए, और बहुत इजी है, ट्राई क्या करना है, सारी चीजें आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगी। अब आते हैं पद्यांश पर। भाई गद्यांश आया तो पद्यांश ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो, दिए गए गद्यांश, दिए गए पद्यांश पर आधारित, ठीक है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो सबको पता होगा कि ये किस चैप्टर का, जल्दी से बताओ। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो गोद ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई कृषक ललाना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। भाई ये फर्स्ट चैप्टर का है, हमारे पवन दूतिका से है, इसके राइटर है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। क्या है इसमें, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिख दीजिए। पर राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं? तो सीधा सीधा लिखा है, कोई क्रांता कृषक ललाना खेत में जो दिखावे। अगर कोई किसान की स्त्री आपको खेत में दिखाई देती है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसको चारों ओर से घेर कर उसकी थकान को मिटा देना। ठीक है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, अगर कोई बादल आकाश में जा रहे हो तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, मतलब छाया द्वारा उसको सुखित कर देना। हो गया। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है भाई? पवन दूतिका जो है, इसमें राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर कृष्ण जी के पास भेजना चाहती हैं कि कृष्ण जी चले गए हैं मधुबन, अभी तक नहीं आए हैं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखो सब कुछ है इसमें। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नहीं पता, वो चौथा क्वेश्चन, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। ठीक है, नहीं पता तो अथवा लगा। देखो, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीप से जलते, पलकों में निर्झरे मछली। ठीक है, तो ये आपका है किस चैप्टर से बताइए? ये हमारे महादेवी वर्मा जी का जो गीत 3 है उस चैप्टर से है। ठीक है, तो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, आप जिसका आंसर देना चाहें काइन भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं साहित्यिक परिचय पर। भाई लेखक और कवि का ये 10 नंबर फ्री के रहते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। 3 लेखक 3 कवि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लो, 10 नंबर कंप्लीट। ये फिक्स की कैटेगरी में आता है हमारे हिंदी के पेपर में। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 रहेगा भैया, 5 नंबर 80 शब्दों में आपको लिखना है। फर्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल, सेकंड है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, थर्ड है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों में से जिसका आपको पता है आप कर सकते हो, और मैंने आपको पहले भी बताया कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, इन तीनों को पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका 5 नंबर लेखक में कंप्लीट। कवियों में भी 3 है। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर, तीनों में से जो आप चाहें। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसमें भी कौन कौन इंपॉर्टेंट है? महादेवी वर्मा, जय
शंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, इन तीनों को पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 5 नंबर ये भी कंप्लीट। मैं जो बताता हूं भाई उसको पढ़ लो, और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जो बचे हैं उसको भी पढ़ लें, भाई पढ़ सकते हैं अगर आप तो पढ़िए, मैं नहीं कहूंगा कि ना पढ़े, क्योंकि जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में उतनी जल्दी आप कॉपी को सॉल्व कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरे साल क्या पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा या कम अच्छे से पढ़ा ये मायने नहीं रखता, आपने 3 घंटे कैसे कॉपी को लिखा है वो मायने रखता है। ठीक है, आगे देखिए, कहानी पे आते हैं 6 नंबर। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए 5 नंबर, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब शब्द सीमा 80, ये बहुत ज्यादा इजी होता है और ये फिक्स होता है, ये नंबर आपका फिक्स है। एक काम करो, पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ लो, और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ लो, ये 5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, ये लकीर है मेरी, तो ये आप पढ़ लीजिए, काम खत्म। तो इसमें देखो, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखे, मतलब दोनों में से किसी एक का सारांश लिखो, नहीं पता दोनों तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखो, मतलब 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ही करना, ये बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही खंड काव्य हमारा है, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सब सीमा 80, 5 नंबर का। देखिए, खंड काव्य क्या होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों कुछ खंड काव्य को जिला वाइज में डिवाइड किया गया है। कुछ जिले में श्रवण कुमार है, कुछ जिले में रश्मि रथी है, कुछ जिले में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिले में सत्य की जीत है, कुछ जिले में आलोक वृत्त है, और कुछ जिले में भैया त्यागपति है। ठीक है, आपके अलग अलग जिलों में ये अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ भाई त्यागपति है, आपके यहाँ क्या है कमेंट करके बताइएगा। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इस पर वीडियो बनाइए, देखिए मैं कौन कौन सा बनाऊं, और हो सकता है मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कराऊं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक खंड काव्य का वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को आपको पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट, ठीक है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो तो आप अपने बेनिफिट आपको मिलेगा उससे। ठीक है, आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खंड खा पे आ जाते हैं अब हम लोग। खंड का हमारा हो गया, खंड खा भी 50 नंबर का रहेगा भाई। इसमें संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, आपठित गद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। जैसे देखो, याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्रिये पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति, ना वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिय भवति, ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। ठीक है, तो ऐसे आपका एक गद्यांश दिया जाएगा। वैसे संस्कृत जो है इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसका नंबर भी लगभग फिक्स होता है। ये हमारे किस चैप्टर से है, संदर्भ के साथ आपको लिखना है, इसमें संदर्भ में लेखक का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ पाठ का नाम। तो ये हमारे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से है, पता है तो करो, नहीं तो अथवा लगा है। देखो, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य चा भाष भारव भव्य दूतदेव महाकवि शुकेयो ग्रंथे। ठीक है, ये किस चैप्टर का है, संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का है। और मैंने आपको बताया हिंदी संस्कृत में 3 चैप्टर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, संस्कृत भाषा या महत्वम, पंचशील सिद्धांता और महामना मालविया, ये 3 चैप्टर ट्रेंडिंग में है। बाकी आपको जातक कथा भी पढ़ लेना है, जितने अच्छे से तैयारी उतने अच्छे से आपकी टॉपर बनने की बारी। ठीक है, खा देखिए अब भैया, देखो ये जो है हिंदी संस्कृत का श्लोक है, और इसका नंबर तो फिक्स ही, आप सबको पता है, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। देखो, ना वे रोचते भद्रम व उलूकस्य विशेषणम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, जातक कथा से लिया गया है। और ये जो है भैया, इस अगर आपको पद्यांश के साथ में साथ लाने हैं तो पहले तो आप सुभाषित रत्नान चैप्टर में जितने श्लोक हैं उसको पढ़ लो, बाकी 1-2 श्लोक चैप्टर में हैं छोटे छोटे एक एक, उसको पढ़ लो, काम खत्म, 7 नंबर फिक्स है। दूसरा देखिए, सुखार्थी ना कुतो विद्या विद्यार्थी ना कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहा और विद्या चाहने वालों को सुख कहा, और जिसको सुख चाहिए उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, और जिसको विद्या चाहिए उसको सुख त्याग देना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर आप लोग चाहें मैं दिन रात आराम से बैठकर फोन स्मार्टफोन चलाऊं या फिर सोऊं, तो भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दीजिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, आप लोगों से ही रिलेटेड है। अगर आप ज्यादा सुख चाहेंगे तो विद्या आपके पास नहीं आएगी, आप बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप जो है
ऐसा मैं नहीं कहूंगा आप बिल्कुल से सुख त्याग दीजिए, आपको क्या करना है लिमिटेशन में, ठीक है। बाकी आपको पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि अब अभी टाइम है, पढ़ लो। अब आते हैं हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस पर। देखो निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए 2 नंबर। जैसे देखिए फर्स्ट है दाल में काला होना, इसका मतलब होता है दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। जैसे आप लिख सकते हैं राकेश तुम इस समय सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हो, कुछ दाल में काला है। भाई लिख दो ऐसे, आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हो। राकेश की जगह पर सुरेश महेश कुछ भी कर सकते हो। दूसरा तलवार की धार पर चलना, इसका मतलब होता है कठिन कार्य करना या मुश्किल काम करना। जैसे हमारे जो वीर जवान है वो बॉर्डर पर समझ लो तलवार की धार पर वो चल रहा है, मतलब मुश्किल काम है। तीसरा टका सा जवाब देना, इसका मतलब होता है साफ इनकार कर देना। चौथा है चांदी काटना, मतलब बहुत धन अर्जित करना, मतलब भाई चांदी काट रहे हैं, बल्ले बल्ले। 10 नंबर अब हमारा अपठित गद्यांश आ गया है। पहले इसके जगह पर मुहावरे एवं लोकोक्तियां 3 नंबर और विभक्ति और वचन 2 नंबर, यानी कि 5 नंबर के होते थे, अब उनको हटाकर 5 नंबर का अपठित गद्यांश कर दिया गया। देखो ये हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई इसमें गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसी का आंसर दो भैया 5 नंबर ले जाओ। देखो प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए, या हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें। नदियां बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फलते फूलते हैं छाया देने के लिए, यानी कि औरों के लिए। भाई वृक्ष हैं वो आपको फल देते हैं, और जो वृक्ष फल वाले नहीं होते वो छाया देते हैं। क्या ले जाते हैं आपका, जो उसको काट दिया जाता है। भाई बहुत गलत है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, चांद शीतलता देता है, इन्होंने कहा अपना प्रकाश पुंज समेटा है। नदियां कहाँ अपने को बांध कर रखती हैं, फिर हम क्यों अपने को बांध कर रखते हैं, ये कृपणता तो मेरी समझ में अपराध है। ये भीषण आत्मस्वार्थ है। हम समझते हैं कि जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भूल है। अगर हम किसी को अपनी ज्ञान संपदा सदायस्ता संपदा से सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं तो कुछ पलों के लिए उसे कष्ट होगा। संसार विशाल है, कहीं ना कहीं उसका काम हो जाएगा, कोई ना कोई उसकी सहायता कर ही देगा, लेकिन हम में कृपणता, असहायता, आदया की ग्रंथि विकसित होती रहेगी, जो अंततः मनोरोग के रूप में परिणत हो जाएगी। 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड नीचे रहेंगे। तो देखिए 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर, फिर 2 नंबर 2 नंबर, 5 नंबर का ही रहेगा। देखो प्रकृति से व्यक्ति को क्या शिक्षा मिलती है। भाई प्रकृति को व्यक्ति से बहुत सारी शिक्षा मिलती है। प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए, ये हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें। यही शिक्षा मिलती है प्रकृति से हमें। दूसरा, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा तथा नदियों के कार्यकलापों का क्या लक्ष्य है। देखिए वृक्ष यहाँ पे है सब कुछ, वृक्ष फलते फूलते हैं छाया देने के लिए, सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, चांद शीतलता देता है, यही सब इसका कार्य है, लक्ष्य है। तीसरा, मानव के किस विचार को भारी भूल माना गया है, तो यहां पे देखो लिखा है कहीं, ये हम समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है भाई, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। अथवा लगाए, नहीं पता तो ये वाला करो। महात्मा जी ने एक दिन प्रार्थना में कहा था, मुझे जितना ज्ञान होता है, ऐसे है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, जो आप चाहें दोनों में से 1 कर सकते हैं, 5 नंबर आपका कंप्लीट। वैसे इसमें ऑप्शनल है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, शब्द युग्म। देखो का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। 1 नंबर, मतलब आपको शब्द युग्म दिया गया। जैसे देखो फर्स्ट है सकल, सकल, इसका सही अर्थ आपको बताना है। दोनों भाई भाई लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, सकल, सकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही जो होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर जो होगा, इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सकल संसार, ठीक है, संपूर्ण संसार। इस सकल का मतलब होता है खंड, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो है हमारा, अंश, अंशु, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंश, अंशु, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आपको बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो भैया। 2 नंबर, मतलब एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। 4 है, 4 में से एक ही करना, ये अनेकार्थी शब्द है। देखो जैसे अमृत, अमृत को हम क्या क्या लिख सकते हैं, अमृत को हम लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, जल, दूध, अमर, सुधा,
प्रिय, ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची है। वर को हम क्या लिख सकते हैं, वर, दूल्हा, श्रेष्ठ, सुंदर, वर को हम लिख सकते हैं। पयोधर, पयोधर को हम बादल, स्तन, नारियल, कशेरू लिख सकते हैं। नाक, नाक को हम स्वर्ण, सम्मान, नासिका, भैया सम्मान भी लिखते हैं, नाक कटा दिया आपने, सम्मान नष्ट कर दिया, ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है। गा देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करो भैया। जैसे फर्स्ट, जिसका नाश कभी नहीं होता उसे क्या कहते हैं, जिसका नाश कभी ना हो उसे उसको अविनाशी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, शहीद कहते हैं उसको। जैसे हमारे सेना के जवान राष्ट्र के हित में अपने देश की रक्षा करते हुए खुद को बलिदान कर देते हैं तो उनको कहा जाता है शहीद, ठीक है। तो जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो वो शहीद होगा। देख घा देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर आपका रहेगा। फर्स्ट देखिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इसमें उज्जवल में गलती है, उसको आपको सही कर देना। दूसरा, मीराबाई कृष्ण भक्ति कवि हैं, 2 ही आपको करना है। तो देखिए ये कवित्री है, कवि नहीं है, तो कवित्री कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, भाई प्रतिमा जो है ये लेडीज है, प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए कर देना, बस हो गया, ठीक है। चौथा, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए, भाई हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सदैव और हमेशा दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, तो आपको एक ही लिखना है, चाहे आप सदैव लिखिए या हमेशा लिखिए। 12 का देखिए, अब रस छंद अलंकार आता है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव देते हुए परिभाषा और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। खा है अलंकार, श्लेष तथा उत्प्रेक्षा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए, 2 नंबर। गा है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखिए, 2 नंबर। भाई ये 6 नंबर एक ही वीडियो में मैं आपका क्लियर करा चुका हूं। आप लोग YouTube पे सर्च कीजिए रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं 20 से 22 मिनट का वीडियो, आपका 6 नंबर कंप्लीट। 22 मिनट का वीडियो देखने से अगर 6 नंबर कंप्लीट हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को फोन देखने से छुट्टी कहाँ है जो 22 मिनट का वीडियो देखेंगे। 6 नंबर 1% कंप्लीट। 13 नंबर पत्र लेखन, देखो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्त हेतु संबंधित जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर। नहीं पता तो अथवा लिखा है। किसी बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, 2 नंबर। पत्र लिखने का तरीका समझो, पत्र कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया अभी कल ही कि शायद सुबह बताया कि आप लोगों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पत्र है और पत्र लिखते कैसे हैं, तो उसको देख लीजिए भाई, सर्च करो। 14 नंबर निबंध लेखन, देखो लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर मिलेगा आपको। 5 टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, शिक्षा का गिरता स्तर, इंटरनेट लाभ और हानियां, भारतीय कृषि एवं विज्ञान। 5 में से किसी एक का आपको एक पर निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय आपको हेडिंग पर ध्यान देना है, तभी आप एक प्रॉपर अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। निबंध कैसे लिखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट निबंध भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा आज का जो ये पेपर है हिंदी का वो फिनिश होता है। ये हिंदी का एक वायरल पेपर था भाई, ऐसे ऐसे पेपर्स अगर आप देखते रहे तो आपको 12th हिंदी में 99-100 में लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कैसा पेपर आता है, किस टाइप का आता है, इसका लेवल कैसा होता है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।